एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो लेक्चर सीरीज़, जिसमें मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूं। और ये हमारे किसके लिए है? EMRS का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके लिए हमारे ये क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और हम अभी तक 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। इसको बताओ कि इनमें से इवोल्वेटिंग है या क्रिएटिंग है, अप्लाइंग है, अंडरस्टैंडिंग है। हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हाईएस्ट लेवल कौन सा है? इसमें क्रिएटिंग होता है। देखो, अगर हम रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करें, तो उसमें हमारा कौन कौन सा मतलब लेवल आता है? सबसे पहले वो बात करते हैं रिमेंबर करने की, किसी भी चीज़ को रिमेंबर करना। फिर अंडरस्टैंड करने की बात करते हैं। फिर उसके बाद वो बात करते हैं अप्लाई करने की, कि उस चीज़ को अप्लाई करो, एनालाइज करो, ठीक है। और फिर एनालाइज के बाद क्या करो? इवोल्वेट करो, ठीक है। इवोल्वेशन के बाद क्या करो? क्रिएट करो। तो यहाँ पे जो क्रिएटिंग है ये क्या है? हाईएस्ट लेवल हो गया क्रिएटिंग। रिमेंबर, पहले याद करो, फिर समझो, फिर अप्लाई करो, एनालाइज करो, इवोल्वेट करो, क्रिएट करो। तो क्रिएटिंग क्या है? हाईएस्ट लेवल है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी का। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, टर्म्स, कंसेप्ट्स बिलोंग टू विच डोमेन। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में अगर हम बात करें तो हमारी यहाँ पे नॉलेज, जैसे कि फैक्ट है, टर्म्स है, कंसेप्ट है, ये किस डोमेन से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं हमारी कोग्निटिव डोमेन से। असेसमेंट डेट इज़ डन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो असेसमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे करी जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑन गोइंग प्रोसेस के टाइम पे करी जाती है ताकि हम लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें या फिर रेमिडियल टीचिंग प्रोवाइड कर सकें अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा तो। व्हेन ए टीचर ऑब्जर्व्स लर्नर कॉन्टिन्यूसली इन द क्लासरूम इट इज़। अगर टीचर कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली उसको ऑब्जर्वेशन ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये असेसमेंट के टूल्स हो गए। नेक्स्ट है इवोल्यूशन दैट कंपेयर्स स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद अदर स्टूडेंट इज। एक ऐसा इवोल्यूशन जो कंपेयर करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, उसको क्या बोला जाता है? क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट, या नोम रेफरेंस टेस्ट, या समेटिव टेस्ट, या डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसको बोला जाता है नोम रेफरेंस्ड टेस्ट। एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जब उसके दूसरे क्लासमेट्स के साथ हम कंपेयर करते हैं। विच असेसमेंट हेल्प्स आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स एंड डिफ़िकल्टीज़। लर्निंग गैप्स और डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर्मेटिव होती है, समेटिव होती है, डायग्नोस्टिक होती है, प्लेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है। डायग्नोसिस जो असेसमेंट होती है वो डिफ़ाइन करती है कि क्या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ एक बच्चे को आ रही हैं सीखने में। कॉन्टीन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन, कॉन्टीन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन, CCE किस चीज़ पे फोकस करता है? ओनली एकेडमिक आउटकम, ओनली को स्कोलेस्टिक आउटकम, बोथ स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एरिया, टीचर परफॉर्मेंस ओनली। किस पे फोकस करता है? ये हमारा स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक आउटकम पे फोकस करता है, क्योंकि ये ओवरऑल डेवलपमेंट देखता है, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखता है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी बात करती है होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक स्कोर कार्ड के बारे में। वो स्कोर कार्ड क्या? प्रोग्रेस कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात करती है वो, जिसमें 360 डिग्री हम इवोल्वेट करते हैं बच्चे को, मतलब जिसमें हमारा एकेडमिक भी शामिल होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी, को क्यूरिकुलर एक्टिविटी, सारी सब उसमें शामिल होता है। असेसमेंट यूज टू क्लासीफाई लर्नर्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए कोर्स इज। वो असेसमेंट जो स्टार्टिंग में करी जाती है उसको क्या बोला जाता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। उसको क्या बोला जाता है? प्लेसमेंट असेसमेंट बोला जाता है। क्योंकि उनका देखो, जब भी हम क्लास में टीचर जाता है तो वो उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करता है, ठीक है। तो वो देखना चाहता है कि बच्चों का क्या लेवल है, किस लेवल से मेरे को उनको पढ़ाना है, तो उसको बोलते हैं हम प्लेसमेंट असेसमेंट। नेक्स्ट है फीडबैक गिवन इमीडिएटली आफ्टर लर्निंग। लर्निंग के तुरंत बाद अगर फीडबैक प्रोवाइड करा जा रहा है तो उसको वो क्या इम्प्रूव करेगा?
वो क्या करेगा, समेटिव इवोल्यूशन, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, रैंकिंग, ग्रेडिंग। मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा बच्चे को और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो असेसमेंट इज मेनली यूज टू इवेलुएट। पोर्टफोलियो असेसमेंट जो है वो क्या चीज़, किस चीज़ को इवोल्यूएट करने के लिए यूज़ की जाती है? वन टाइम एग्जाम, परफॉर्मेंस, ग्रोथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मेमोरी ऑफ फैक्ट्स, स्पीड ऑफ राइटिंग। किसको? ग्रोथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। विच वन इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड इवोल्यूएशन टूल? इनमें से कौन सा एक करेक्टरिस्टिक नहीं है गुड इवोल्यूएशन टूल का? ठीक है, इसमें से रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्बिग्यूटी। तो वैलिडिटी नहीं है, रिलायबल भी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए और एम्बिग्यूटी भी होनी चाहिए। वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट, है ना। जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए टेस्ट बनाया है उसको मेज़र करने के लिए वो एक्यूरेट हो। तो ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है गुड इवोल्यूशन टूल का, क्योंकि वो वेरी कर सकता है, एक्यूरेट नहीं होता हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबल स्कोरिंग, स्टेबल स्कोरिंग नहीं, यहाँ पे ए टेस्ट डेट मेजर व्हाट इट क्लेम्स। एक टेस्ट है जो मेजर करता है व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर इज सेड टू हैव रिलायबल, वैलिडिटी, यूजेबिलिटी, इंटरप्रेटेबल। ये क्या होगा? रिलायबल होगा। रिलायबल है इसीलिए जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है उसी को वो मेज़र कर रहा है। नेक्स्ट है When the scoring of a test remains stable, जब स्कोरिंग एक टेस्ट की स्टेबल रहती है ओवर रिपीटेड अप्लीकेशन, तो वो क्या शो करती है? तो क्या शो करती है? यहाँ पे मैंने रिलायबिलिटी गलत बोला भाई, वैलिडिटी होगी। वैलिडिटी एक्यूरेसी को बताता है ना, मेजर व्हाट क्लेम्स, एक्यूरेट है। अभी ऊपर तो बात करी हमने, मैं ही कंफ्यूज हो गई, सॉरी। देखो यहाँ पे ऊपर हमने बात करी थी ना कि वैलिडिटी का मतलब है एक्यूरेसी, जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है उसी को वो मेज़र कर रहा है, तो वो क्या है? वैलिड टेस्ट है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द स्कोरिंग ऑफ ए टेस्ट रिमेन स्टेबल। अगर किसी टेस्ट की स्कोरिंग स्टेबल रहती है ओवर रिपीटेड अप्लीकेशन, तो वो क्या शो करती है? क्या शो करती है? वो रिलायबिलिटी को शो करती है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ ए टेस्ट। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? रिपीटेड एप्लीकेशन के बाद भी वो स्टेबल है टेस्ट, तो रिलायबल है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ समेटिव इवोल्यूशन, मेन पर्पज क्या होता है समेटिव इवोल्यूशन का? टू डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज, प्रोवाइड ग्रेड्स और मार्क्स, गिव इमीडिएट फीडबैक और इम्प्रूव डे टू डे लर्निंग। डे टू डे लर्निंग के लिए हम क्या करेंगे? इम्प्रूव करने के लिए तो हाँ ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ही आएगी इसमें। ठीक है, फीडबैक देने के लिए, प्रोवाइड ग्रेड एंड मार्क्स। ग्रेड और मार्क्स हम समेटिव, लास्ट में जब एग्जाम होते हैं सेमेस्टर के, उसको हम बोलते हैं समेटिव इवोल्यूशन हो गया। तो ग्रेड और मार्क्स प्रोवाइड करने के लिए समेटिव इवोल्यूशन की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन अचीवमेंट टेस्ट? नॉन अचीवमेंट टेस्ट देखो, यूनिट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, कितने मार्क्स आए कितने नहीं। मिड टर्म एग्जाम भी, एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रैक्टिकल एग्जाम भी अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट नहीं होते, ये किसी के पोटेंशियल को देखने के लिए लिए जाते हैं, किसी की एबिलिटी को, कितनी नॉलेज उसने गेन करी है, वो कैपेबल है या नहीं है। ठीक है, उसको मेज़र करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, जो कि एक नॉन अचीवमेंट टेस्ट है। नेक्स्ट है ब्लू प्रिंट्स इन असेसमेंट आर यूज्ड टू। ब्लू प्रिंट्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? स्टूडेंट, टू प्रिपेयर स्टूडेंट, रिकॉर्ड, प्लान क्लासरूम सीटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, प्लान करने के लिए, एंश्योर बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, चेक अटेंडेंस। किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? ब्लूप्रिंट्स जो असेसमेंट में है वो क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि सारे लर्निंग आउटकम को वो कवर कर लेते हैं और फिर क्वेश्चंस का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लूप्रिंट्स में। जैसे हम बच्चों को एग्जाम से पहले ब्लूप्रिंट देते हैं कि भाई इतने इतने मार्क्स, कितने इतने क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है द टेबल दैट डिस्ट्रीब्यूट लर्निंग आउटकम्स एंड क्वेश्चंस टाइप इज कॉल्ड। एक ऐसी टेबल जो डिस्ट्रीब्यूट करती है कि क्या लर्निंग आउटकम रहा और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि भी एमसीक्यू टाइप के, एसे टाइप के, कंप्रीहेंशन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस टेबल को क्या बोला जाता है? उसको रूब्रिक्स बोला जाता है। वेटेज टेबल, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, इन्वेंट्री, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफाई करा जा रहा है यहाँ पे कि क्या आउटकम रहा और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। विच टूल इज बेस्ट
फॉर असेसिंग एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, एटीट्यूड और वैल्यूज़ को मेज़र करने के लिए रेटिंग स्केल होता है, ठीक है, जो एटीट्यूड, इंटरेस्ट और वैल्यूज़ को मेज़र करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, इनमें से कौन सी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है? रिटन एग्जाम, वाइवा वॉइस, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। तो कौन सा परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है? लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एक्सप्लेनिंग बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग, इवोल्वेशन। तो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में एक्सप्लेनिंग किससे बिलोंग करती है? अंडरस्टैंडिंग से बिलोंग करती है। एक्सप्लेनेशन के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए कि हमारे अंदर किसी भी कंसेप्ट का, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव असेसमेंट टूल, कौन सा इनमें से क्वालिटेटिव असेसमेंट टूल है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, मल्टीपल चॉइस टेस्ट। तो इनमें से कौन सा हमारे पास क्वालिटेटिव असेसमेंट टूल है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव डाटा रिप्रेजेंट करते हैं लर्नर्स के बारे में, डिस्क्रिप्शन देते हैं क्वालिटी डाटा की, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, क्या होता है? डायग्नोसिस जब करते हैं हम, जब हमें ये पता करना हो कि किसी को क्यों लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज। ए रूब्रिक इज यूज टू एसेस, रूब्रिक को क्यों यूज़ किया जाता है? क्या एसेस करने के लिए? ओनली रिटन टेस्ट, ओनली प्रैक्टिकल स्किल्स, परफॉर्मेंस विद क्लियर क्राइटेरिया, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। क्यों यूज़ किया जाता है? परफॉर्मेंस चेक करने के लिए विद क्लियर क्राइटेरिया, ठीक है। ये हमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया देती है कॉम्प्लेक्स टास्क को इवोल्वेट करने के लिए। कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन हेल्प्स इन, कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन किस चीज़ में हेल्प करता है? इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग फाइनल एग्जाम, इंक्रीजिंग होमवर्क लोड, एलिमिनेटिंग फीडबैक, प्रमोटिंग ओनली रूट लर्निंग। तो ये क्या करता है? कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन किस में हेल्प करता है? इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस ड्यूरिंग फाइनल एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ए लर्नर, कौन सा इनमें से मेजर करता है रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट किसी भी लर्नर की? समेटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, ग्रोथ रिकॉर्ड, एप्टीट्यूड टेस्ट। ग्रोथ रिकॉर्ड ट्रैक करता है प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट टाइम के साथ किसी भी लर्नर की। व्हेन ए टीचर यूजेस मल्टीपल टूल्स सच एज क्विज एंड असाइनमेंट, प्रोजेक्ट एंड ऑब्जर्वेशन, इट इज़ कॉल्ड। जब एक टीचर बहुत सारे टूल यूज़ करता है, जैसे क्विज हो गया, असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, तो उसको क्या बोला जाता है? एक साथ जब वो बहुत सारे टूल्स का यूज़ करता है, ठीक है, ठीक है, जस्ट ए मिनट, अच्छा ठीक है। मल्टीपल, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इवोल्यूशन होता है, कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन होता है, समेटिव इवोल्यूशन होता है, या ट्रेडिशनल इवोल्यूशन यहाँ पे होता है। तो जब हम बहुत सारे एस्पेक्ट को देखते हैं तो हम कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन करते हैं। विच वन फोकसेस ऑन प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, इनमें से कौन सा है जो प्रोसेस पे फोकस करता है, प्रोडक्ट पे फोकस करता है रेदर देन प्रोसेस। प्रोसेस पे फोकस करेगा तो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होगा, प्रोडक्ट पे फोकस करेगा तो समेटिव इवोल्यूशन होगा। विच असेसमेंट हेल्प्स इन डिसाइडिंग वेदर ए स्टूडेंट इज सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर कोर्स, कौन सी इनमें से असेसमेंट है जो ये डिसाइड करेगी एक स्टूडेंट सुटेबल है एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए या नहीं है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव या क्राइटेरिया रेफरेंस्ड प्लेसमेंट। हमने पढ़ा था कि प्लेसमेंट असेसमेंट जो होती है उसमें हम देखते हैं कि बच्चे का लेवल कितना है, तो लेवल पता चल गया तो हम ये देख लेंगे इस कोर्स को करवाएं या ना करवाएं, ठीक है। नेक्स्ट है इन इवोल्यूशन द टर्म ग्रेडिंग, जो ग्रेडिंग है उसका क्या मतलब होता है? गिविंग डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, कंपेयरिंग स्टूडेंट्स स्कोर्स, सॉर्टिंग स्टूडेंट्स इनटू कैटेगरी, फाइंडिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। क्या होता है? ग्रेडिंग का मतलब होता है ग्रेड कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को उनकी कैटेगरीज में, ठीक है, उनके परफॉर्मेंस लेवल के अकॉर्डिंग। विच टाइप ऑफ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और वन सेंटेंस आंसर, वन वर्ड और वन सेंटेंस आंसर किस में होता है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इनमें से कौन सा स्टैंडर्डाइज टेस्ट का एग्जाम्पल नहीं है? इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, टीचर मेड यूनिट टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट, कौन सा इनमें से स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है? टीचर मेड यूनिट टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट इंटेलिजेंस होते हैं, एप्टीट्यूड पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं जो हमारे यहाँ पे वैलिडेटेड होते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज होते हैं। जैसे भाई हमारा गेट एग्ज़ाम है, ठीक है, जैसे हमारा नीट एग्ज़ाम है,
ठीक है, ये सब हमारे क्या है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। द कंपैरिजन ऑफ ए स्टूडेंट स्कोर विद ए प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। अगर हम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के साथ, पहले हमने डिटरमाइन कर लिया कि 80% मार्क्स आने चाहिए, उसके साथ स्टूडेंट का स्कोर कंपेयर करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवोल्यूशन। पहले से ही क्राइटेरिया सेट है, उससे हम वो कर रहे हैं, स्कोर को कंपेयर कर रहे हैं, तो क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है ए टेस्ट डेट मेजर स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न समथिंग इन फ्यूचर। फ्यूचर में एक बच्चे की एबिलिटी कुछ सीखने की क्या कहलाती है, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। क्या कहलाती है, एप्टीट्यूड टेस्ट। पोटेंशियल मेजर करती है किसी भी बच्चे का किसी फ्यूचर में किसी स्किल को एक्वायर करने का क्या पोटेंशियल है। विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर असेसिंग प्रैक्टिकल स्किल्स। प्रैक्टिकल स्किल को असेस करने का कौन सा बेस्ट मेथड है इनमें से, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट या ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो कौन सा है, परफॉर्मेंस टेस्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली जो स्किल प्रैक्टिस में होता है उसको क्या कर देता है, असेस कर लेता है कि उसकी परफॉर्मेंस उस स्किल में कैसी आ रही है। इफ़ ए टेस्ट गिव्स सिमिलर रिजल्ट व्हेन एडमिनिस्टर्ड अगेन इट शोज। सिमिलर अगर रिजल्ट देते हैं तो वो रिलायबल टेस्ट होता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी मेजर कर रहा है। विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज कंडक्ट एट द एंड ऑफ कोर्स। एंड ऑफ कोर्स में समेटिव इवोल्यूशन होता है। द फुल फॉर्म ऑफ CCE कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन, जिसको NEP भी सपोर्ट करती है। द टूल यूज टू एसेस साइकोमोटर स्किल्स इज। साइकोमोटर स्किल्स को असेस करने के लिए चेक लिस्ट होती है या रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, MCQ होता है। चेक लिस्ट होती है क्योंकि बच्चा देखता है कि भाई कौन कौन से उसने टास्क कंप्लीट किए हैं, कौन कौन से नहीं किए, कितनी बार किए हैं, हर दिन उसका क्या स्कोर रहता है। तो साइकोमोटर स्किल्स को देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन इवोल्यूशन ऑब्जेक्टिविटी मीन्स, ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, क्लियर लर्निंग आउटकम, सेम स्कोर नो मैटर हु इवोल्यूएट्स, डिफ़िकल्टी लेवल या स्टैंडर्डाइजेशन। तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है सेम स्कोर आए को चाहे कोई भी इवोल्यूएट करे, ये ऑब्जेक्टिविटी होती है। क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी ये इंश्योर करती है कि इवोल्यूएटर्स की जजमेंट स्कोर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मेटिव असेसमेंट मेथड। इनमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेथड नहीं है, क्विज, क्लास असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क या एनुअल एग्जाम। इनमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट एनुअल एग्जाम में नहीं होती, क्योंकि ये सम्मेटिव एग्जाम मतलब सम्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, सम्मेटिव असेसमेंट का। ए गुड क्वेश्चन पेपर शुड इंक्लूड ओनली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम ओनली 1 यूनिट, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल। तो उसमें क्या होना चाहिए, बैलेंस डिफ़िकल्टी होनी चाहिए ताकि फेयर असेसमेंट हो उसके सभी लर्नर्स की, क्योंकि सभी लर्नर्स की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है।